ठीक है। तो कल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टडी की है, कोलोरस क्लास स्टडी की है। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझने के बाद आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करोगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रिप्रेजेंटेशन किसकी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट फॉर्म के अंदर तो किस तरह किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जिसका ऑक्सीडेशन होता है, तो जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होती है उसको हम लेफ़्ट में लिखेंगे और जो रिडक्शन हाफ सेल होती है उसको हम राइट के अंदर लिखेंगे। समझ में आई बात? तो हमें पता है ऑक्सीडेशन किसके ऊपर होता है? एनोड पे होता है। और रिडक्शन किस पे होता है? कैथोड पे होता है। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कहाँ होगी? एनोड टू कैथोड होगी। समझ में आई बात? इसके बाद इसने बताया एनोड पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव होता है, जबकि कैथोड पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैथोड को हम राइट साइड में और एनोड को लेफ्ट साइड में लेते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर जब भी कोई रिएक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो कोई केमिकल चेंज होता है, कोई भी रिएक्शन होती है तो वो लास्ट में राइट साइड में जाके ख़त्म होती है। ठीक है, तो वो कैथोड पे जाके रुक रही है। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर रहे हैं, जिंक कॉपर सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको? समझ में आई बात? तो जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो जिंक था वो क्या है, बीकर के अंदर जो जिंक रोड रखी है वो क्या बना रही थी? जिंक आयन। मतलब जिंक से क्या बना? Zn2 पॉजिटिव बना ना, तो मतलब इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और इधर हमें पता है क्या बना, कॉपर 2 पॉजिटिव था, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है? कॉपर बना रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे शॉर्ट फॉर्म के अंदर। देखो, अब दोनों टर्म को, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल को और जो रिडक्शन ऑफ सेल है, इन दोनों को हम पास पास लिखेंगे और बीच में हम क्या यूज़ करेंगे? डबल लाइन, जो किसको रिप्रेजेंट करेगी? साल्ट ब्रिज को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? साल्ट ब्रिज को। तो अब आपको बस यही ध्यान रखना है कि कोई भी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है उसके अंदर जो एनोड है वो लेफ्ट साइड में और कैथोड राइट साइड में लिखेंगे। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन। तो इसी तरह करना है आपने सभी। ठीक है, ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होती है वो ऑपरेट करती है, उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनेगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो हमें अब क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आई बात? तो इसके साथ लिंक्ड है क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान से समझना, सिंपल सिंपल बातें हैं पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, तो इसने एक कंडीशन बताई है, पहले हम इसको समझेंगे। ठीक है, इसने बताया कि आपको 3 बीकर दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपने +1 में भी देखा होगा, जिसमें क्या किया गया है, ये मेटल रोड को उसके आयंस के सॉल्यूशन के अंदर रखा गया है। ये मेटल रोड है। ठीक है, क्या दी हुई है? मेटल रोड दी हुई है और इसको इसके आयंस के सॉल्यूशन के अंदर रखा गया है। ठीक है, ये मेटल, M से हमने मेटल रोड को रिप्रेजेंट किया, M1 पॉजिटिव से हमने इसके अंदर प्रेजेंट मेटल आयंस को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकती है कि जो मेटल रोड को जब उसके आयंस के सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो क्या होगा, जो मेटल आयंस हैं वो क्या करेंगे? मेटल रोड के पास जाएंगे, उससे स्ट्राइक करेंगे और वापस निकल जाएंगे। एक कंडीशन तो ये हुई।
ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, केमिकल चेंज। समझ में आया। दूसरी कंडीशन में इसने कहा कि क्या है, जो मेटल जो रोड है उसके पास मेटल आयन जाएंगे और वहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो अपने को क्या दे रखा है, हमें दे रखा है मेटल आयंस। ये क्या कर रहा है, मेटल रोड के पास जा रहा है और उससे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। समझ में आई बात। तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। क्या हुआ, रिडक्शन हो गया ना। एक कंडीशन ही होगी। दूसरी कंडीशन में इसने बताया कि जो मेटल रोड है, ठीक है, वो खुद डिसोसिएट होगी, ठीक है, और क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी। तो यहाँ तो हुआ रिडक्शन और इधर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। मतलब ये दो मेन कंडीशन है। तो ये कह रहा है कि चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा है चाहे रिडक्शन हो रहा है, चाहे अब ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, इस केस में तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे है और आयंस अंदर चल गए, ठीक है। रिडक्शन हुआ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव हो जाएगा सॉल्यूशन पे। तो जो मेटल और उसके जो आयंस जो है उनके बीच में क्या है, एक अपोजिट चार्ज, यानी चार्ज का सेपरेशन देखने को मिल रहा है। और ये चार्ज सेपरेशन किसको क्रिएट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को। समझ में आया। नहीं तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस exist between the metal and its ion in solution। समझ में आई बात। तो ये होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेकंड डेफिनेशन भी दी है इसकी कि आप ये भी कह सकते हो, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, tendency of an electrode to lose or gain electron, to lose or gains electron। समझ में आया। इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने की किसी भी इलेक्ट्रोड की जो टेंडेंसी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। समझ में आ गया। उसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। क्या दिया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बात आती है, एक तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा, एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बस डिफरेंस इतना सा है कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर मेज़र कर रहे हो, किसके अंदर, स्टैंडर्ड कंडीशन जो आपको दी हुई है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी, तो इसने बताया कि जो आपको इलेक्ट्रोलाइट दिए है उसका क्या होगा, 1 मोलर सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और उसको रखा जाएगा, टेम्परेचर की कंडीशन होगी 298 केल्विन। अगर क्या दी हुई है, गैस दी हुई है, तो प्रेशर रखा जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक। ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र किया जाता है तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल अपनों को दिया है उसको 2 कैटेगरी में फिर डिवाइड कर दिया गया। ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का। ठीक है। एक तो होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और दूसरा होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरा होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इनकी बात की जाए कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, तो इसने बताया कि अगर आपको कोई इलेक्ट्रोड दी हुई है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोड दिए, उसका अगर आप जो पोटेंशियल है, ठीक है,
या आप कह सकते हो अगर कोई इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिस्पेक्ट में क्या करती है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोड क्या कर रही है, इलेक्ट्रोड अंडरगो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा ना किसकी रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो वो उसका क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर क्या हो रहा है, कोई इलेक्ट्रोड क्या कर रही है, इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, किसकी रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आया? ठीक है, तो अब देखो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये हमने किसकी टर्म में निकालना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टर्म में। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक है, हमें पता है ऑक्सीडेशन के जस्ट रिवर्स क्या होती है, रिडक्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, और अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, किसी का क्या दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, ठीक है, या आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, कुछ तो दिया होगा। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो आप ओनली उसका साइन चेंज करके उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर। क्लियर? क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है, एक में लॉस होता है दूसरे में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो बस ओनली साइन चेंज करो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी देख लें, सिंपल सी है, क्योंकि हमने जितने भी जो इलेक्ट्रोड होती है उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो एक बार एग्जाम में आया था +2 के स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो कहीं आप इसको इग्नोर मत करना कि ये तो +1 का टॉपिक है, कहीं तुम +1 वाले चक्कर में बैठे रहो और ये एग्ज़ाम में आया रहे। समझ में आई बात? तो देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होती है उसके अंदर क्या होता है, जो अपने को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड दी होती है उसके अंदर हम क्या लेते हैं, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लेंगे। क्या लेंगे? 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लिया जाता है। ठीक है, और उसमें क्या किया जाता है, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में से जो हाइड्रोजन गैस है H2 गैस, ठीक है, वो 1 बार प्रेशर पे 298 केल्विन टेम्परेचर पे 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में से पास की जाती है। समझ में आई बात? क्या करेंगे, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में से पास की जाएगी, क्या पास की जाएगी, हाइड्रोजन गैस। और उस 1 मोलर HCl सॉल्यूशन के अंदर क्या होती है, एक प्लेटिनम की जो इलेक्ट्रोड होती है या प्लेटिनम की एक फॉयल होती है जिसके ऊपर प्लेटिनम की ब्लैक कवरिंग की होती है। ठीक है, उसमें से हाइड्रोजन गैस को 1 बार प्रेशर में से पास किया जाता है। तो ये जो प्लेटिनम की जो इलेक्ट्रोड है या प्लेटिनम जो फॉयल है ये क्या होती है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है। ठीक है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, ये ओनली इलेक्ट्रॉन के सोर्स और सिंक का काम करेगी। ठीक है, तो इसने बताया जब प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड किसकी तरह बिहेव करेगी, एक्ट एज एनोड, जब एनोड की तरह बिहेव करेगी तो हमें पता है एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो जो हाइड्रोजन गैस है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी। ठीक है, पर जब ये किसकी तरह बिहेव करेगी, एक्ट एज ए कैथोड, जब ये कैथोड की तरह बिहेव करेगी तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यही हाइड्रोजन आयन उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएंगे, H2 गैस बनाएंगे। तो हमें पता है कि अगर आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को देख रहे हो तो उसी के सेम का ही ऑक्सीडेशन और सेम का ही रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब इसका जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया? ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बस वो आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। अब ये कह रहे हैं, ये हमने इसलिए पढ़ी कि कोई भी जो इलेक्ट्रोड होती है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हम किसकी रिस्पेक्ट में मेज़र करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल यानी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। हमें क्या चाहिए, उसके लिए कुछ रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में जो अपने को दिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो सही है, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। समझ में आया? ठीक है, तो इसी को ही रेफरेंस मान के बाकी जितनी भी जो इलेक्ट्रोड है उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है, और उसी के बेस पे एक सीरीज़ दी हुई है जिसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अब देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपने को दी हुई है वो क्या होती है, उसके अंदर जितने भी जो अपने को क्या दे रखे हैं, मेटल दे रखे हैं या जो इलेक्ट्रोड दे रखी है, ठीक है, उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो अरेंजमेंट की हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसमें देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है और इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड या मेटल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि जो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना उसको ज़्यादातर रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही हम सभी जगह यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो आपने अभी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ी उसी की हेल्प से ही हम बाकी दूसरी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है अगर मान लो आप क्या जैसे जिंक की आपको कोई सेल दी है, मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ये जिंक की आपको दे रखी है और दूसरी साइड आपको क्या दे रखी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, जैसे ही इन दोनों को आप लिंक करोगे, ये साल्ट ब्रिज लगा दिया, मान लो ये इनकी इलेक्ट्रोड है, ये वायर के थ्रू लिंक है। ठीक है, तो जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ अटैच किया, जैसे इसको हमने जिंक के साथ लिंक किया। ठीक है, तो जैसे इसको लिंक करेंगे ना तो जो करंट की डायरेक्शन होगी, हमें पता है इलेक्ट्रॉन भी एक साइड में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है तो दूसरी साइड करंट की होती है। तो जो करंट की डायरेक्शन है ना उसको देखते ही हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि कौन सी इलेक्ट्रोड एनोड का काम कर रही है और कौन सी इलेक्ट्रोड कैथोड का काम कर रही है। ठीक है, वोल्टमीटर की रीडिंग से जो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा वो उसी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड का होगा। जैसे इस केस में हमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलता है वो मिलता है 0.76 वोल्ट। किसके केस में, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जिंक का। समझ में आई बात। ठीक है, इसी तरह आप कॉपर का निकालोगे, अगर आप कॉपर को इसके साथ कनेक्ट कर दोगे तो वो तो हमें बाद में पता चलेगा ना कि कॉपर क्या है, कैथोड है, हाइड्रोजन एनोड का काम करिए, क्योंकि वहाँ पे 0.34 जो अपने को वैल्यू मिलेगी वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने जितने भी जो ये पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किए हैं उन्हीं की एक अरेंजमेंट है। ठीक है, तो देखो मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, कुछ एक एलिमेंट्स को आप याद कर सकते हो। ठीक है, सुनते जाना, हंसना मत। लाइक बे करे ना, ठीक है, मांगे आलमंड जल, ठीक है, जी करे फिर कदी कोनी सुनू, जी करे फिर कदी कोनी सुनू पार्वती, फिर आती है हाइड्रोजन। ठीक है, ये ट्रिक है। यानी जो हाइड्रोजन है ना उसका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0। अगर हाइड्रोजन से नीचे चलोगे, ठीक है, फिर देखो क्यों, फिर कॉपर की दूसरी फॉर्म और दी हुई है, मैंने दोनों कॉपर नहीं लिखे, क्यों आयो
आज बाहर कल्लो ओ गोल्ड फिर फ्लोरीन सबसे नीचे है। समझ में आया? ये अपने को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अगर हम देखते हैं जो रिडक्शन पोटेंशियल जो अपने को लिथियम का दिया है, ये दिया -3.08 है शायद, ठीक है। फिर नीचे आएंगे हाइड्रोजन का 0 हो गया, और फिर और नीचे आएंगे तो फ्लोरीन का अपने को दिया शायद 2.8 समथिंग, ठीक है। तो ये देखो, ये जो सीरीज दी है ना, जिसमें जितने भी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे अरेंज किया है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कोई डाउट? तो इसके अंदर ये बताया गया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि जिस एलिमेंट का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिस्पेक्ट में रिडक्शन होता है, ठीक है, क्या होता है, कोई इलेक्ट्रोड, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या कर रही है, अगर उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसका मतलब उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, क्या होगा, रिडक्शन है पोटेंशियल, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। और ये कह रहा है अगर कोई इलेक्ट्रोड क्या कर रही है, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आई बात? तो उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। बट रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। दोनों बातें समझ में आई? रिडक्शन पोटेंशियल तो क्या होगा, नेगेटिव, जबकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर? ठीक है। अब आती है इसकी एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसी के बेस पे हम सारी एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करेंगे जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई है। ध्यान से समझना, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको इसकी एप्लीकेशन मिलेगी डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर, जहां आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, इसकी एप्लीकेशन दी है फर्स्ट, ठीक है। तो ये किस में हेल्प करती है, हमें बताने के लिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की इंफॉर्मेशन देगी कौन देगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझ में आया? कैसे देगी? तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा, या आपको कह दे लो होगा। क्या होगा, लोअर होगा, ठीक है। वो एलिमेंट किसकी तरह बिहेव करेगा, तो ध्यान रखना है, वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग, किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर देगा। जैसे लिथियम है, इसका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल दिया है ना, मेटल है, वैसे भी हम सोच सकते हैं कि मेटल तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, मेटल कभी इलेक्ट्रॉन गेन करते ही नहीं, इतना तो आईक्यू है अपना, ठीक है। और हमें पता है नेगेटिव में दिया, तो मतलब नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसका मतलब उल्टा तो आप समझ ही गए, ठीक है, कि अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जो आपको पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दोनों बातें क्लियर होगी, ठीक है। तो हम क्या है, स्ट्रॉन्ग और वीक रिड्यूसिंग एजेंट का पता लगा सकते हैं, पर हमें पता है जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उल्टा हो जाएगा ना, तो हमें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर लेते हैं। समझ में आ गया? तो फ्लोरीन क्या होगा, फ्लोरीन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जबकि वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
जबकि लिथियम की अगर हम बात करें तो वो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जबकि वीक क्या होगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कोई डाउट है? हमने इसी से समझा है, ठीक है। तो मतलब ये हो गए रिड्यूसिंग एजेंट और इधर क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। कोई डाउट किसी को? हो जाएगा। तो जो रिड्यूसिंग करेक्टरिस्टिक है वो टॉप टू बॉटम क्या होंगे, रिड्यूसिंग करेक्टरिस्टिक डिक्रीज होंगे, जबकि ऑक्सीडाइजिंग करेक्टरिस्टिक इंक्रीज होंगे। सेलेक्ट कर लोगे रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे। ये तो हो गई फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन में अपने को बताया है कि मेटल की एक्टिविटी के बारे में बताया है। किसके बारे में? एक्टिविटी कह दो या हम कह सकते हैं रिएक्टिविटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड एप्लीकेशन है क्या, एक्टिविटी ऑफ मेटल, एक्टिविटी ऑफ मेटल। तो यहाँ पे इसने बताया कि हमें पता है मेटल की एक खासियत होती है, मेटल क्या करता है, ईजिली इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ठीक है। और जो ईजिली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा। तो इसका मतलब जिसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा तो उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एक्टिव होगा। समझ में आ गई बात? कि कोई एलिमेंट जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ठीक है। अगर ये क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, तो मेटल क्या होगा, रिएक्टिव होगा। मेटल क्या होगा फिर, हाईली रिएक्टिव होगा। क्योंकि जो हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो एलिमेंट होगा, ठीक है, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेटल क्या करेगा, जो लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा। किससे? फ्रॉम साल्ट सॉल्यूशन। समझ में आया? अगर ये तो अपने को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, हमें किसकी टर्म में करना है, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में। तो ये कह रहा है कि अगर किसी एलिमेंट का जो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, क्या होगा, मोर नेगेटिव होगा। क्या होगा, मोर नेगेटिव होगा। वो क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। उल्टी बात हो जाएगी ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसका है, लिथियम का। तो अब आपको कोई चार एलिमेंट का कंपेयर करना हो, जैसे आपको कहते कैल्शियम सबसे ज़्यादा, ठीक है, फिर सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख सकते हो ना, फिर जिंक है, ठीक है। अपनी मर्जी से ये आपके पास सीरीज़ है तो आप आसानी से बता सकते हो रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। क्लियर हो गया? थर्ड वन एप्लीकेशन देखो, ये अभी चाहिएगी ना, इसलिए मैं साफ नहीं कर रहा, टाइम लगता है बनाने में, बोलिए तो, ठीक है। थर्ड में इसने बताया कि जो ईएमएफ कैलकुलेशन में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन में, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो ना किसी भी सेल का, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सेल प्लस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन ऑफ सेल। समझ में आया ना? तो मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होगा, हमें पता है एनोड का होगा, ठीक है, और जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो किसका होगा, कैथोड का होगा। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन ऑफ सेल मीन्स जो अपने को क्या दी हुई है, कैथोड, उसका होगा। हमें पता है कि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल में। ओनली साइन ही चेंज करना है ना, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे नेगेटिव लगा के क्या कर दो, रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, एनोड का, ठीक है। और ये आ गया रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का। समझ में आई बात? ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, एनोड को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और कैथोड को सी से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल होगा, जो किसके इक्वल होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो ये हमें पता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें क्या देगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल देगा। ठीक है, कोई डाउट, इससे निकाल लेंगे। फोर्थ वन एप्लीकेशन हमें बताई गई है कि कौन से मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं कि नहीं देते। ठीक है, तो हमें पता है ना कि मेटल जो होते हैं, मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड या एसिड डाइल्यूट एसिड होता है, तो क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। कैसे पता चला, क्योंकि हमें पता है कि मेटल क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, और मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे। तो हमें पता है जब मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तो एसिड में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, जो उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए वो उन्हीं प्रोटॉन को गेन करके H2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब लॉस कौन करेंगे, जो हाइड्रोजन से ऊपर है, ऊपर है वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव हुए ना। ठीक है, तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, वो क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, एसिड को देंगे, और उससे क्या रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो ना कि मेटल है, मेटल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और जो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं उन इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, हाइड्रोजन, और क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने ये ध्यान करना है कि जिन मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, मेटल हैविंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, वो क्या करेंगे, रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस, रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। समझ में आ गया। ठीक है, कोई डाउट। तो बस ये ध्यान रखना है कि मेटल हैविंग, जिस मेटल का क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, वही एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लास्ट वन एप्लीकेशन जो अपने को दी हुई है वो क्या दी है कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन, कोई रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शन है वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया अगर किसी का ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी सेल का क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो वो रिएक्शन जो है ना डायरेक्ट रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन मतलब जो स्पॉन्टेनियस होगी। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये क्या आ जाए, ई सेल क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो जो डायरेक्ट रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, जबकि जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी, ठीक है, वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। समझ में आया। ठीक है, तो ये थी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्या, ये समझ में आया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद वैसे ईएमएफ के बारे में भी दिया है, सेम ही होता है ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो मैंने लिखा है ना। ठीक है, ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इन ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो दो इलेक्ट्रोड होती है उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, कब मिलता है अपने को, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई भी जो करंट है वो फ्लो नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो उस दौरान ये ईएमएफ अपने को मिलता है जब नो करंट इज़ फ्लोइंग इन दी सर्किट। ठीक है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेडी करंट के लिए। सर्किट के अंदर जो स्टेडी करंट होता है, मतलब आयंस की मूवमेंट के कारण जो करंट होता है उसको स्टेडी करंट बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा, ईएमएफ। ठीक है, और इसको मेज़र किया जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है किससे, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से। ठीक है, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से। और ईएमएफ क्या होती है, ये मैक्सिमम वोल्टेज होती है जो हमें किसी सेल से मिलती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो जब कोई करंट ना फ्लो कर रहा हो उस टाइम इलेक्ट्रोड मोटिव फोर्स होता है।
जो पोटेंशियल डिफरेंस अपने को मिलता है वो उसको बोलते हैं। एक सीधा पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपकी फिजिक्स के अंदर, ठीक है। ये किसी भी कंडीशन के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ना, उसको हम कहते हैं, मतलब अंडर एनी कंडीशन जो पोटेंशियल डिफरेंस एनी कंडीशन के अंदर क्या किया जाए, मेजर किया जाए, जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको क्या बोल देंगे, सीधा पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। और ये मैक्सिमम वोल्टेज नहीं होती, ठीक है, जो ऑब्टेन होती है, इसमें तो मैक्सिमम होती है और इसमें कोई भी स्टेडी करंट नहीं होता, ठीक है। बाई चांस डिफरेंस पूछ ले, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद जो अपने को दिया है वो दिया है क्या, नर्नेस्ट इक्वेशन, वो हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्नेस्ट इक्वेशन। ये थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। आपको याद होगा कि लाइक बेकर है ना, मांगे आलमंड जल, है ना, ठीक है, आलमंड का जल मांगते हैं, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। आगे देखो तो ये कह रहा है कि अभी हमने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टडी किया वो स्टैंडर्ड कंडीशन का था। ये कह रहा है कि अगर कंडीशन को क्या कर दिया जाए, चेंज किया जाए, ठीक है। हमें स्टैंडर्ड से अदर कोई कंडीशन दी है और उस कंडीशन के अंदर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन। मतलब आपने स्टैंडर्ड कंडीशन पढ़ी होगी, स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने देखा कि कंसंट्रेशन होनी चाहिए 1 मोलर, ठीक है, क्या होनी चाहिए, कंसंट्रेशन, ठीक है। और जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 298 केल्विन, ठीक है। ये कंडीशन होगी तो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर लें। बट ये कह रहा है कि जब इनमें से एक कोई कंडीशन पूरी ना हो रही हो, ठीक है, तो उस टाइम अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है सेल का, ठीक है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, नर्नेस्ट इक्वेशन। कब, अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन। जब आपको स्टैंडर्ड कंडीशन के अलावा किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का कैलकुलेट करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया कि हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हम क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए हम इनकी क्या लेंगे, रिडक्शन रिएक्शन ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये अपने को दिया है मेटल आयन और ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बना रहा है, मेटल बना रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है सेल का वो किसके इक्वल होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस RT/NF log मेटल जो अपने को दिया है और उसकी आयनिक स्टेट दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम मान के चले कि जो मेटल है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, 1 मोलर है, ठीक है। आयंस की हमें नहीं पता कि कितने के आयंस बने हैं अंदर, ठीक है। तो उसकी वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आपको मिलेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस RT/NF और ये log 1/Mn पॉजिटिव, ठीक है। फिर आगे ये कह रहा है कि अगर आपसे को कहा जाए तो R क्या है, गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और जो अपने को क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर आ गया, फेराडे 96,500 कॉलम्स, ठीक है। और जो नेचुरल लॉगरिथम है उसकी वैल्यू हम पुट कर दे 2.303 क्या होगा, लॉग, ठीक है। इन सभी की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, तो अपने को जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log क्या होगा 1/Mn पॉजिटिव। तो ये होगी लास्ट नर्नेस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो आपसे नर्नेस्ट इक्वेशन पूछा जाए तो आप यहाँ तक एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। फिर आगे इसने कहा है कि नर्नेस्ट इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है किसके लिए, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टेम्परेचर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के इफेक्ट के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन एक्सप्लेन करनी है। तो उसको देखो हम कैसे करेंगे। देखो ये फार्मूला है ना, इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं ना, इसको कैसे, ई सेल किसके इक्वल होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल प्लस में RT/NF, ठीक है, log Mn पॉजिटिव लिख सकते हैं ना। इसे उल्टा कर दिया, नीचे से उठा के ऊपर ले गए तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर
उन दोनों का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसको हम नर्नेस्ट इक्वेशन के थ्रू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लेंगे यहाँ पे जिंक कॉपर सेल। ठीक है, और जिंक कॉपर सेल के लिए हम एक्सप्लेन करेंगे और फिर चलेगी ये सभी के लिए। ठीक है, आपको क्या दिया, नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर जिंक कॉपर सेल। ठीक है, पूछा जा सकता है, कोई पता नहीं क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमें पता है कि नर्नेस्ट इक्वेशन हम किसके लिए अप्लाई करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए, या जो रिडक्शन रिएक्शन है उसकी टर्म में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिंक दी है, ठीक है, अगर आप जिंक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसकी भी क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, रिडक्शन है रिएक्शन लिखोगे, लिख दिया। तो इसके लिए नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करो तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल किसके इक्वल होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। ठीक है, क्या होगा फिर, माइनस आर टी बाई एन एफ। ठीक है, log 1/Zn2 पॉजिटिव, इसी तरह लिखेंगे ना। लास्ट रिजल्ट अपना यही है जब तक हमने वैल्यू पुट नहीं की इसके अंदर। ठीक है, इसको रीअरेंज कर सकते हैं यानी ये सेल कौन सी है, Zn वाली है ना, जिंक की है, तो इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, यानी ई सेल किसके इक्वल होगा, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिंक का माइनस किस क्या कर दो, प्लस आर टी बाई एन एफ, और ये हो गया log Zn2 पॉजिटिव। समझ में आया। ठीक है, इसी तरह ये इक्वेशन मैं किसके लिए अप्लाई करूं, ये तो हो गई किसके लिए, एनोड के लिए कह लो। ठीक है, और इसी तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ किसके लिए, कैथोड के लिए। ठीक है, तो हमें पता है कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा। सेम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं ना, नर्नेस्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे जो ई सेल होगा वो किसके इक्वल होगा, जो कॉपर का जो अपने को क्या दिए, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये लिख दें सीधा साइन चेंज करके, आर टी बाई एन एफ log Cu2 पॉजिटिव। समझ में आया। मैंने ये नहीं लिखी ताकि दोबारा ना लिखनी पड़े, बस सीधा ही साइन चेंज कर दिया, माइनस की जगह प्लस लिख के और नीचे से ऊपर ले गई इसको। ठीक है, तो ये अपने को इक्वेशन कितनी दे रखी है, कितनी इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये अपने को कैथोड की दी है, ये एनोड की दी है। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है सेल का। तो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है सेल का वो किसके इक्वल होता है, ई कैथोड माइनस क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, एक तरह से आप ये सेल का नहीं निकाल रहे, एक तरह से आप कॉपर की जो कंसंट्रेशन चेंज हुई है उसके लिए निकाल रहे हो, पता है ना। अदर देन क्या दे रखी है, स्टैंडर्ड कंडीशन, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन है, इसलिए ऊपर हमने बिंदी नहीं लगाई। क्यों, क्योंकि वो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, तभी तो हम नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो ई सेल अपने को मिलेगा वो ई कैथोड माइनस ई एनोड मिलेगा। कैथोड कौन सी है, कैथोड हमें पता है कौन सी है, कॉपर है। तो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे किससे, जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। समझ में आया। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड जो है उसकी वैल्यू इक्वेशन थर्ड के अंदर रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, क्योंकि अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन दी हुई है। समझ में आ गया। ठीक है, तो इनकी वैल्यू अगर रखोगे तो ये क्या है, हमें पता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर Cu2 पॉजिटिव, Cu प्लस में आर टी बाई एन एफ log क्या आ गया, Cu2 पॉजिटिव, और इसमें से माइनस करेंगे कौन सी, ऊपर वाली। ठीक है, ये आ गई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn2 पॉजिटिव, Zn, और क्या आ गया, प्लस आर टी बाई, मान लो ब्रैकेट लगा दो, आर टी बाई एन एफ log क्या आ जाएगा, Zn2 पॉजिटिव। समझ में आया। अब इसको आप रीअरेंज करोगे किस तरह, देखो हमें पता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है कॉपर का, ठीक है, ये सीधा कॉपर, माइनस में ये ले आए आप क्या,
Zn2 पॉजिटिव और Zn, ठीक है, ये हमने ब्रैकेट में रख लिया। समझ में आई बात? ठीक है, तो इधर क्या रह गया, प्लस में RT/NF और log क्या आ गया Cu2 पॉजिटिव और माइनस में क्या आ गया RT/NF log Zn2 पॉजिटिव। समझ में आया इतनी बात? ठीक है, तो हमें पता है कि कैथोड माइनस एनोड स्टैंडर्ड कंडीशन में किसके इक्वल होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल के इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। तो ई सेल किसके इक्वल आ गया, ये आ गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। ठीक है, और ये अगर हम इसमें से क्या कर रहे हैं, RT/NF को कॉमन ले लें, क्या ले लें, RT/NF को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया, log Cu2 पॉजिटिव बच गया ना, माइनस में log Zn2 पॉजिटिव बच गया। तो ये आपको सॉल्व करना आता है कि log A माइनस log B किसके इक्वल होता है, log A/B। तो ई सेल किसके इक्वल आ गया, RT/NF log क्या आ जाएगा Cu2 पॉजिटिव डिवाइड बाई Zn2 पॉजिटिव। समझ में आया इतना डेरिवेशन? तो इसके अंदर देखो, तो जो लास्ट रिजल्ट अपने को मिलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, वो किसके इक्वल मिल रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। इसको रीअरेंज कर दो, Zn को ऊपर ले आओ और कॉपर को नीचे ले जाओ। ठीक है, तो हमें मिलेगा RT/NF log Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया जो इक्वेशन जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों के इफ़ेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। ये है हमारा लास्ट रिजल्ट। ठीक है, अगर आप इनकी वैल्यूज़ पुट करोगे, ठीक है, R की, T की, F की, तो अपने को क्या मिलेगा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल है वो आ जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, और ये आ जाएगा log Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, और वैसे इसने एक इक्वेशन दी है, जर्नल आपको कोई भी इक्वेशन दी हुई हो उसके लिए आप इसको कैसे अप्लाई करोगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, इस इक्वेशन को हम 2-3 तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में ई सेल किसके इक्वल हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस RT/NF। ठीक है, log आप क्या लिख सकते हो, ये दूसरा नेचुरल लॉगरिथम आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे एनोड बाई कैथोड भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एनोड बाई कैथोड, या आप क्या कर सकते हो, यहाँ ऑक्सीडेशन बाई रिडक्शन भी लिख सकते हो, क्योंकि पेपर में घबराना नहीं है, किसी फॉर्म में दिया हो सकता है ये। समझ में आया? इसलिए मैं सभी फॉर्म लिख रहा हूँ ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, और अगर इस तरह की जर्नल इक्वेशन दी है, ठीक है, आप जानते नहीं कौन सी है, जिंक कौन सा, कॉपर कोई और तरह का ही दे रखा है। ठीक है, तो आप इस नर्नेस्ट इक्वेशन को किस तरह अप्लाई करोगे, तो ऐसे लिखोगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस क्या है RT/NF। ठीक है, लो जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ गया? इस तरह आप इसको कंप्लीट करोगे। ये है जर्नल इक्वेशन नर्नेस्ट इक्वेशन की। ठीक है, तो ये है सारा डेरिवेशन जो नर्नेस्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। कुछ नहीं करना, बस उनकी वैल्यू पुट करनी है नर्नेस्ट इक्वेशन में और उनको रीअरेंज करना है। बहुत ईजी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या रिलेशनशिप किसके साथ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रिलेशनशिप स्टडी करेंगे, जिसमें ये इक्वेशन आपको काम आएगी, ये आपके माइंड में रहनी चाहिए। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ इसकी रिलेशनशिप हम करेंगे, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, जो इसका डेरिवेशन है उन्हीं से ही जो हमने फार्मूले बनाए हैं उन्हीं फार्मूलों पे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो छोटी छोटी है, बुक में बहुत बड़ी दी हुई है, मैं आपको सिंपल शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा। ठीक है, तो जो आपको दे रखा है किसके बीच में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनके बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल के लिए हम जिंक कॉपर सेल लेके चलते हैं। क्या लेके चलेंगे? जिंक कॉपर सेल। 5 मिनट्स के टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया कि हमें पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑपरेट करेगी, ठीक है, जैसे जिंक कॉपर सेल काम कर रही है, ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा, जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक रोड डिजोल्व होगी और जिंक का वेट है कम होता जाएगा। ठीक है, और जिंक जो सल्फेट है सॉल्यूशन हमने देखा था उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, पर राइट बीकर में हमने देखा था जी कॉपर रोड है उसके ऊपर कॉपर जो है वो ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर रोड का वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जबकि जो कॉपर सल्फेट है उसका जो सॉल्यूशन दिया था, ठीक है, हमें पता है उस सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर सल्फेट की जो कंसंट्रेशन थी, ठीक है, वो क्या हो रही थी, वो डिक्रीज हो रही थी, जबकि इस साइड जो जिंक सल्फेट था उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, ये हमने देखा था ना जिंक कॉपर सेल के अंदर, ठीक है, देखा था। इस तरह ऑपरेट, ये कह रहा है कि जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये तब तक काम करेगा ना जब तक कि जो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, इधर ऑक्सीडेशन ऑफ सेल है इधर रिडक्शन ऑफ सेल है। जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, तो उस टाइम कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया कि यहाँ पे ये रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है, ग्राफ है ये, रिएक्शन है प्रोग्रेस कर रही है, चल रही है। एक तरह से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन चल रहा है। ठीक है, क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है वो चल रही है। ठीक है, और दूसरी तरफ से क्या चल रहा है, रिडक्शन की प्रोसेस चल रही है। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अपने को दी है। तो ये पॉइंट जहाँ पे दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है जैसे जिंक कॉपर सेल जब काम करती है, ठीक है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो हमें पता है कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ई सेल वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जो किसके इक्वल होगा, जो जिंक आयन है उसकी कंसंट्रेशन बाय कॉपर आयंस। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमें कंसंट्रेशन दी होगी उसी से हम कैलकुलेट करेंगे। इनकी तो कंसंट्रेशन 1 है तो वो लिखो चाहे ना लिखो, आयन की कंसंट्रेशन ही देखी जाएगी। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। हमने देखा था क्या, जो नर्नेस्ट इक्वेशन है उसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वो किसके इक्वल था, हमें पता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग था। कोई डाउट किसी को? पढ़ा था ना? तो अब देखो ये कह रहा है कि यही अगर हम अप्लाई करें कहाँ पे, 8 इक्विलिब्रियम पे, किस पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, तो ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो। और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सेल का वो किसके इक्वल आ गया, -RT/NF लो। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कैसी आ जाएगी, ये क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, RT/NF log KC के इक्वल हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, मतलब ये आपको रिलेशनशिप दी हुई है किसके बीच में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, अगर उनकी वैल्यू पुट करोगे तो संभाल लेना खुद करके। ठीक है, क्या आ जाएगा, RT और F की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है 0.0591। ठीक है, और अपॉन N और फिर log और फिर कैसे। कोई डाउट कर लोगे? ठीक है, ये तो थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशनशिप। अब लास्ट रिलेशनशिप दी हुई है जिसमें ये काम आएगी। ठीक है,
जो हमें क्या दी हुई है रिलेशनशिप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नहीं, यहाँ पे अपने को दी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, किसके साथ, फ्री एनर्जी के साथ। आया हुआ है न्यूमेरिकल ये, ठीक है। या सीधी रिलेशनशिप पूछी जाती है 1 मार्क्स में, कंपटीशन में भी आया हुआ है, ठीक है। इसको वैसे भी कर सकते थे ना तुम, कैसे 2.303 कईयों के मन में रह जाए RT/NF log KC, कर लेना, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं ये फार्मूला वहाँ लिख दूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए नेक्स्ट प्रॉब्लम समझने में, ठीक है। तो इसकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने पहले पढ़ा है ना वही डिसाइड करेगा आगे वाले कंसेप्ट, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें ये रिलेशनशिप मिली है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशनशिप होती है, ठीक है। अब जो अपने को दी हुई है वो किसके साथ दी हुई है, फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी किसके अंदर है, ठीक है। फ्री एनर्जी और जो अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसके बीच में रिलेशनशिप दी है। अभी आपने पढ़ा था जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पढ़ा था, ठीक है। उसके अंदर आपने देखा कि क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, हमें पता है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर क्या हो रही है, हमें पता है जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है हमें एक रिडॉक्स रिएक्शन के कारण मिल रही है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन चलेगी तो उस दौरान क्या होगा, जो केमिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तभी कन्वर्ट होगी ना जब उसमें कुछ एनर्जी है, मतलब सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, जो फ्री एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जितनी फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो उसका मतलब हमें क्या मिल रहा है, एक तरह से इलेक्ट्रिकल वर्क डन मिल रहा है। और जो ये इलेक्ट्रिकल जो वर्क डन जो अपने को मिल रहा है ये किसके इक्वल मिल रहा है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। किसके अंदर है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। आपने +1 में पढ़ा होगा, अगर कहीं पे डेल्टा जी क्या दी है, पॉजिटिव दी है, तो इसका मतलब वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है, पढ़ा है। और अगर डेल्टा जी क्या दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है, तो मतलब एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब एनर्जी डिक्रीज होते हम दिखाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम कर रहा है, तो इसकी जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यही हम बात लिखेंगे, ठीक है, जो वर्क डन होगा। अगर इसका उल्टा होता, तो अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता तो हम एनर्जी इसको देते, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती, केमिकल एनर्जी में। तो फिर क्या होती, डेल्टा जी पॉजिटिव होती, क्योंकि वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा होता। अब क्या वर्क बाय द सिस्टम है, समझ में आया, ठीक है। तो जो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रिकल वर्क डन के इक्वल होगी। और जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है ये किसके इक्वल होता है, जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा वो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर वो किसके इक्वल होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, जितनी इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, इनटू ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। जितना उसमें करंट फ्लो कर रहा है और जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन के इक्वल होगा, समझ में आया। तो जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो अपने को दी है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दी है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, चार्ज पे डिपेंड करती है। तो चार्ज हम फेराडे के अंदर लेते हैं, तो अगर आपको कहते हैं एन मोल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो एन मोल ही क्या होंगे, फेराडे होंगे। तो एन फेराडे क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है 1 फेराडे में 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है। अब हमें पता नहीं कितने मोल इलेक्ट्रॉन है, तो हम एन फेराडे लिख लें, ठीक है। और साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दे किससे, इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है सेल का, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल किसके इक्वल आ गया, इलेक्ट्रिकल
वर्क डन के इक्वल आ गया। समझ में आया? तो हमें पता है ये इक्वेशन अपने को फर्स्ट दी है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, लिख सकते हो ना। डेल्टा जी क्या है? नेगेटिव में है। तो जो इक्वेशन ये फर्स्ट अपने को मिली है, ठीक है, और ये सेकंड है, इनको आमने सामने रखो, एक दूसरे के सामने लाओ, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगी? डेल्टा जी किसके इक्वल मिल जाएगी? एन एफ ई सेल। तो डेल्टा जी किसके इक्वल आ जाएगी? माइनस एन एफ ई सेल। तो ये इक्वेशन बन गई थर्ड। अब इस थर्ड इक्वेशन में लाओ भाई इसकी वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इन इक्वेशन थर्ड। समझ में आया? तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करोगे तो डेल्टा जी किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस एन एफ, और यहाँ पे हमें पता है आर टी बाई एन एफ लोग के सी, तो एन एफ से एन एफ गायब, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी लोग के सी। अब लोग की वैल्यू आप पुट करोगे तो आ जाएगा -2.303 आर टी लोग के सी, ठीक है। तो जो डेल्टा जी की ये एक नंबर की रिलेशनशिप अगर आपसे पूछे तो आप एग्जाम में इस तरह करोगे। समझ में आया? तो ये थी रिलेशनशिप, ठीक है, सिंपल थी, ज़्यादा टफ भी नहीं थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी एक लेक्चर और बचेगा कंप्लीट, ठीक है, पढ़ लिया करो।